नमस्कार। राजस्थान इतिहास का पुरातात्विक सभ्यताओं का जो सीरीज अपना चल रहा है, इसमें एक नई सभ्यता मैं लेकर आया हूँ, रंग महल। जैसा मैंने पिछले सेशन में भी आपको स्पष्ट कर दिया था कि प्रमुख सभ्यता जितनी थी वो सारी समाप्त हो चुकी हैं। अब पुरातात्विक महत्व तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनका मैटर इतना नहीं है जितना विस्तार आपने आहड़, गणेश्वर, बागोर, कालीबंगा आदि आदि में देखा। एक नई सभ्यता है रंग महल, जो हनुमानगढ़ जिले से आपको प्राप्त होती है। सबसे बड़ी बात यह, इस सभ्यता स्थल से कुषाणकालीन एक मकान की उपलब्धि होना, जो राजस्थान में नहीं संपूर्ण भारतीय इतिहास की एक अनोखी पुरातात्विक प्राप्ति है मेरे हिसाब से। क्लियर? तो रंग महल का इस एपिसोड का साइज छोटा होगा, लेकिन वेटेज जो है इसका, आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, महत्व का जो वजन होगा वो ज़्यादा गंभीर होगा। देखिएगा, स्वीडिश आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे टीम की तरफ से डॉक्टर हैन्ना रीड ने यहाँ पर उत्खनन का कार्य करवाया है रंग महल। और रंग महल इसलिए बेहद आवश्यक है क्योंकि रंग महल से आपको कुषाणकालीन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। कुषाणकालीन यहाँ से आपको एक भवन भी प्राप्त हुआ है। यद्यपि रंग महल की जो सबसे बड़ी पहचान है वो है लाल रंग के बेहद खूबसूरत मिट्टी के बने हुए फूलदान, जिनके ऊपर काले रंग की गजब की ज्यामितीय आकृतियों का अंकन किया गया है। आइएगा, बिना वक्त गंवाए अपन रंग महल को आरंभ करते हैं। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आएगा, लेकिन आप पहले एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जी, अपन आरंभ करते हैं रंग महल की सभ्यता। और ये जो पुरातात्विक सभ्यताओं का जो श्रृंखला चल रहा है, मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द अब समाप्त होने वाला है। इसके बाद मैं जनपद युग राजस्थान में लूंगा, और उसके बाद फिर राजपूतों की उत्पत्ति और फिर प्राचीन राजस्थान फाइनली फिनिश हो जाएगा। बहुत वक्त मैंने लिया है, काफ़ी डीप में, काफ़ी एक रिसर्च बेस्ड क्लासेस आपको देने का प्रयास किया है कि आप लोगों को निराशा हाथ ना लगे। यही वजह है कि संख्या ज़्यादा होगी, लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अब आप यदि गंभीर शोधार्थी हैं तो आपको पसंद आएगा। रंग महल सभ्यता, अब आप नोटिस करिएगा, रंग महल सभ्यता का जो एक तो अवधि है, तो आप ये मानकर चलिएगा कि ये ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है। ऐतिहासिक कालीन सभ्यता का लोहयुगीन सभ्यता से हम बेसिकली इसका अर्थ निकालते हैं। और ये जिला हनुमानगढ़ से आपको ये सभ्यता प्राप्त हो रही है। जिला हनुमानगढ़ से हमें ये सभ्यता प्राप्त हो रही है। जिस नदी किनारे ये सभ्यता प्राप्त हुई है वो दृश्यद्वती, याद रखिएगा, यानी कि जो प्राचीन सरस्वती नदी है, जिसको आज आप हनुमानगढ़ के नाम से भी घग्गर के नाम से ही पुकारते हैं, जो जिला हनुमानगढ़ में पाई जा रही है। क्योंकि दृश्यद्वती या सरस्वती इज अ डिसाइपियर, वर्तमान में इसकी जो शाखा आपको प्राप्त होती है वो घग्गर है। यहाँ पर जो उत्खनन का कार्य हुआ है रंग महल में, दैट इज इम्पोर्टेंट। उत्खनन 1952-54 ईस्वी में स्वीडिश आर्कियोलॉजिकल सर्वे टीम है एक, उसकी तरफ से डॉक्टर हैन्ना रीड, ये लुंड यूनिवर्सिटी स्वीडन से भी इसका संबंध है। डॉक्टर हैन्ना रीड, हॉगलर, कैरिस्किन एंड अरुमैन, ये पूरी एक टीम थी जिन्होंने यहाँ पर, याद रखिएगा, एक मतलब उत्खनन का कार्य करवाया है। ये है असल में लुंड यूनिवर्सिटी, क्लियर है? और ये जो यूनिवर्सिटी ये स्वीडन से है। सो इसमें हैन्ना रीड हो गए आपके, हैन्ना रीड हो गए हैं, कैरिस्कन हो गए हैं, हॉलगर हो गए हैं, हॉलगर, कैरिस्कन, इस टीम ने यहाँ पर उत्खनन का कार्य करवाया है। अब आप नोटिस करना कि इस सभ्यता को, जिसको आपने रंग महल कहा है, नामकरण क्यों हुआ है, क्या वजह है, क्या क्या विशिष्ट उपलब्धियां हैं। तो यदि मैं इस रंग महल सभ्यता की विशिष्ट पुरातात्विक उपलब्धियों की बात करूं, क्योंकि इस तरह से इन चैप्टर्स को कोई लेता नहीं, आप बहुत मोटे मोटे 4-5 अपने सभ्यताएं पढ़ेंगे, फिर लगभग ये वाइंड अप हो जाती हैं। तो यहां से एक तो लाल रंग के फूलदान, क्लियर, जिन पर बेहद सुंदर काली ज्यामितीय
चित्रांकन किया गया है। ये इसके लिए रंगमहल जाना जाता है। अब आपको सुनकर आश्चर्य होगा, रंगमहल को, इस सभ्यता का नामकरण रंगमहल ही इसीलिए पड़ा है क्योंकि लाल रंग के पात्रों पर काले डिजाइन की बेहद सुंदर चित्रकारी की गई है, इसलिए रंगमहल कहा गया है। इसको रंगमहल संस्कृति कहा गया अमलानंद घोष के द्वारा, ऑरेल स्टाइन के द्वारा इसको घग्गर संस्कृति कहा है, इसको भद्रकाली संग्रह भी कहा गया है हरमन गॉड्स के द्वारा। कई प्रकार का इस सभ्यता को नाम दिया गया। एक तो ये, दूसरी जो विशेष उपलब्धि है, यहां से आपको 105 कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं जिन्हें मुरुंड कहा गया है। और इन 105 कुषाणकालीन सिक्कों में से भाई एक सिक्का सम्राट कनिष्क का है। हम लोग जब आपने हिस्टोरिकल सोर्सेज पढ़ा था तब मैंने काफी विस्तार से इस बारे में आपसे चर्चा कर रही थी। ये सिक्के मुरुंड भी कहलाते हैं। क्लियर। तीसरी महत्वपूर्ण बात, यहां से कुषाणकालीन एक भवन प्राप्त हुआ है। कुषाणकालीन भवन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कुषाणकालीन भवन के अवशेष आपको कहां से? रंगमहल से प्राप्त हुए हैं। यह भी अपने आप में एक विशिष्ट उपलब्धि है जो रंगमहल सभ्यता है, जो रंगमहल संस्कृति है। अब जैसा कि मैंने कहा कि इस संस्कृति का नामकरण इंपॉर्टेंट बात, इस संस्कृति का नामकरण क्यों किया गया है? क्लियर। तो यह नामकरण किस आधार पे किया गया है कि इसे रंगमहल क्यों बोला गया? वजह लाल रंग के मृत्तिका पात्रों, क्लियर, मृत्तिका पात्रों, नहीं ये तो मैंने बिल्कुल ही गलत लिख दिया भाई। मृत्तिका पात्रों, मिट्टी के पात्रों, जिनको आप कह सकते हैं विशेष तौर पर फूलदान, फ्लावर पॉट जिनको आप कहते हैं, पर काले रंग की जो बेहद खूबसूरत डिजाइनें यहाँ पर तैयार की गई है, इस वजह से इस सभ्यता को रंगमहल बोला गया है। यद्यपि अमलानंद घोष ने इस सभ्यता को रंगमहल संस्कृति बोला है, ऑरेल स्टाइन ने इसे, याद रखिएगा, घग्गर संस्कृति बोला है, और हरमन गोड्स द फेमस, जिसको आप कह सकते हैं कलाविद, उन्होंने इसको भद्रकाली संग्रह बोला है। क्लियर। तो काफी महत्वपूर्ण रंगमहल के बारे में हमें जानकारी मिलती कि इससे सब भद्रकाली संग्रह, इसको आप घग्गर संस्कृति, इसे आप रंगमहल संस्कृति, कई नामों से आप इस सभ्यता स्थल को पुकार रहे हैं। आप यहाँ तक के मैटर को आराम से देख लीजिए और लिख लीजिए। अच्छा, यही नहीं, डॉक्टर एलपी टेसीटोरी का भी रंगमहल से बड़ा निकट का संबंध रहा है। आप लोग जानते हैं डॉक्टर एलपी टेसीटोरी कौन थे? डॉक्टर एलपी टेसीटोरी के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। ये प्रथम चारण साहित्य पर शोध कार्य करने वाले इटली के उदिने गांव के निवासी थे और स्कॉलर थे। और जिस चारण साहित्य पर डॉक्टर एलपी टेसीटोरी ने पहला कार्य किया था वो वैली किशन रुक्मणी है, जो उत्तरी मारवाड़ी भाषा में कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ पीथल के द्वारा लिखी गई थी। और इसकी रचना पर जो डॉक्टर एलपी टेसीटोरी, जिसको थार का साधक भी कहा गया है, ने डिंगल साहित्य का हरोस भी कहा है कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ पीथल को। अब आप सोचिएगा, डॉक्टर एलपी टेसीटोरी ने इस रंगमहल संस्कृति को जिस नाम से पुकारा वो है ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट, isn't it? तो आप रंगमहल भले ही इतना ज़्यादा क्या कहना चाहिए, पुरातात्विक संस्कृति के प्लेटफॉर्म पर प्रसिद्धि नहीं पा सका जो कि रंगमहल, कालीबंगा या अन्य सभ्यताओं ने पाया, लेकिन इसका जो सांस्कृतिक महत्व है वो कम नहीं है। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि वो ज़्यादा प्राचीन सभ्यताएं हैं, जो भी है। लेकिन रंगमहल को पढ़ना मेरे लिए तो बेहद बड़ा ही हमेशा से आश्चर्यजनक रहा है कि इतनी महत्वपूर्ण वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हो रही है। आप एक एक करके मतलब इसे पेन डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे लेता हूँ। यहाँ से आपको कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हो रहे हैं और यहाँ से आपको गांधार
शैली की मृण मूर्तियां प्राप्त हो रही हैं रंगमहल से। याद रखना, गांधार शैली की मृण मूर्तियां। अब ये गांधार शैली असल में क्या है? इसको इंडो ग्रीक स्कल्पचर आर्ट भी कहा जाता है। इंडो ग्रीक, याद रखना, स्कल्पचर आर्ट यानी कि मूर्ति कला भी कहा जाता है। यानी कि जब यूनानी भारत में आए थे तो यूनानी मूर्ति कला और भारतीय मूर्ति कला के मिश्रण से जो कला एक आई, जिसको आप हेलेनिस्टिक आर्ट के नाम से भी जानते हैं, जो पश्चिमोत्तर भारत में विकसित हुई। क्लियर है? ये बेसिकली मूर्ति कला है। इसी को आप गांधार मूर्ति कला भी कहते हैं। इसमें विषय भारतीय, लेकिन उनकी भाव भंगिमा, रहन सहन, केश विन्यास सब कुछ यूनानी है। तो गांधार शैली की मूर्ति जिस राजस्थान की पुरातात्विक सभ्यता स्थल से पाई जा रही है वो है भैया, याद रखिएगा, रंगमहल। यहां से चावल के दाने प्राप्त हुए हैं आपको। आप जानते हैं लंबी नस्ल के देहरादून किस्म के चावल के दाने हमें आहर से ही प्राप्त हुए थे। यहाँ से पूजा के बर्तन प्राप्त हुए हैं। आप लोगों को मालूम है आहर से बैराट से आपको मिट्टी की धूपदानियाँ, दीपक प्राप्त हुए हैं। और एक वोटिव टैंक मिट्टी का बना हुआ आहट से प्राप्त हुआ था। पूजा की थाली जिसमें नाग नागिन का जोड़ा और देवता की क्या बोलते हैं वो मिट्टी की प्रतिमा यहाँ पे रखी हुई थी। यहाँ से आपको एक गोवर्धनधारी मूंछों युक्त श्री कृष्ण का, याद रखना, जिन्होंने गोवर्धन धारण किया हुआ श्री कृष्ण का चित्रांकन वाला एक प्रस्तर फलक भी प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, एक प्रस्तर फलक यानी कि एक पत्थर का टुकड़ा पैनल प्राप्त हुआ है। हैन्ना रीड को, जिन्होंने यहाँ पर जो लुंड यूनिवर्सिटी स्वीडन से उत्खनन का कार्य करने आए थे, उनको ये प्राप्त हुआ है। और यहाँ इस फलक में श्री कृष्ण की जो प्रतिमा चित्र बना हुआ, उसने घुटनों तक धोती धारण की हुई है। और जो गोपियां रासलीला कर रही वो रोमन स्कर्ट पहने हुई है। इसका मतलब कि निश्चित तौर पर ये जो इंडो ग्रीक जो आर्टिस्ट थे उन्होंने इसको चित्रांकित किया। मैंने पहले कहा कि इंडो ग्रीक जो आर्ट है इसको आप हेलेनिस्टिक आर्ट या जिसको आप भारतीय यूनानी मूर्ति कला शैली या गांधार शैली कहते हैं। इसमें विषय सब्जेक्ट जो है वो इंडियन है, भारतीय है, लेकिन उनकी भाव भंगिमा, उनका रहन सहन, वो सब कुछ केश विन्यास वगैरह वो यूनानी रखा गया है। यहाँ से अग्नि देवता के पैरों वाला फलक भी प्राप्त हुआ, अजेक पाद। यहाँ से आपको यानी कि रंगमहल से आपको अजेक पाद अर्थात अग्नि देवता के चरण युक्त, याद रखिएगा, प्रस्तर फलक भी प्राप्त हो रहा है। अजेक पाद को आपने अग्नि देवता के नाम से भी आपने यहाँ पर पुकारा है। मतलब क्योंकि आप जानते हो अग्नि जो है वो देवताओं का मुख बताया गया है। मनुष्य और देवताओं के बीच की कड़ी बोला गया, जिसमें आप देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनको आहुति दे सकते हैं, वो अग्नि है। क्लियर? और अग्नि के पैर युक्त अजेक पाद, क्लियर, युक्त एक प्रस्तर फलक आपको रंगमहल से मिल रहा है। इसी प्रकार का एक प्रस्तर फलक आपको आहट से मिला था, जहाँ 2 स्त्री चरण थे। एक प्रस्तर फलक रंगमहल से मिला जिसमें घुटनों तक धोती पहने और रोमन स्कर्ट धारण की हुई गोपियां, एक गोवर्धनधारी मूंछों वाले श्री कृष्ण। तो वो बिल्कुल एक ऐसा लग रहा है कि किसी ग्रीक आर्टिस्ट ने ही उसको मतलब उत्कीर्ण किया है। यहाँ ब्राह्मी लिपि युक्त 2 कांस्य मुहरें भी आपको प्राप्त हो रही हैं। ब्राह्मी लिपि युक्त, याद रखिएगा, 2 कांस्य मुहरें कहां से? रंगमहल से प्राप्त हो रही है। 105 सिक्के, कुषाण वंश के सिक्के आपको यहां से प्राप्त हो रहे हैं। और यहाँ जो भवन बन रहे हैं उनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भवन निर्माण में
ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है। अब ईंटों वाली बात बहुत बार बार आ चुकी है। महिषासुर मर्दिनी की एक प्रतिमा डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल को यहाँ से प्राप्त हुई है। इम्पोर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा, ये टेराकोटा प्रतिमा है। महिषासुर का वध करते हुए जो दुर्गा की प्रतिमा है, और ये प्राप्त हुई है डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल को। डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल से आपको यहाँ से प्राप्त हो रही है। और ये बात भी है कि यहाँ से कुषाणकालीन एक कटोरा भी प्राप्त हुआ है। कुषाणकालीन एक भवन तो प्राप्त हुआ ही है। यद्यपि डॉक्टर हैना रीड इसको जो लुंड यूनिवर्सिटी है उसके संग्रहालय म्यूजियम में ले गई हैं। तो ये एक ऐसा कटोरा इसके किनारे पर 2 पुरुष आकृतियाँ बनी हुई हैं। कुषाणकालीन कटोरा है। तो कुषाणकालीन एक भवन यहाँ से प्राप्त हुआ था, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था। इसके अलावा रंगमहल से एक कुषाणकालीन आपको कटोरा भी प्राप्त हो रहा है। वो कटोरा फिलहाल यहाँ पर राजस्थान में या भारत में नहीं है। उसे डॉक्टर हैना रीड, जो लुंड यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई टीम की सदस्य थी, वो अपने साथ स्वीडन ले गई। अब फिर वो उस यूनिवर्सिटी का जो म्यूजियम होगा वहाँ पर वो रखा हुआ। तो एक बार आप यहाँ तक के मैटर को विस्तार से चीज़ों को देख लीजिए। काफ़ी सिग्निफिकेंट ये वस्तु हमें प्राप्त यहाँ से हो रही हैं। और फिर यहाँ से देखो, मैंने पहले ही कहा कि रंगमहल जो है वो शिल्प के लिए, शिल्प कला के लिए, शिल्प कलाकृतियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई प्रकार की मृण मूर्तियाँ आपको प्राप्त हो रही हैं, जिनमें भिक्षु भिक्षुणी हैं, गुरु शिष्य की प्रतिमाएं हैं, हाथी है, बंदर है, ऊंट है, शेर है, गाय है, घुड़सवार है, टोटीदार घड़े हैं। कई प्रकार की यहाँ से मृण मूर्तियाँ रंगमहल से आपको प्राप्त हो रही है। तो रंगमहल का जो सांस्कृतिक महत्व है, मुझे लगता है वो कुषाणकालीन शिल्पकला, आप इंडो ग्रीक स्कूल से जुड़ी हुई जो शिल्पकला खिलौने हैं, वो कई प्रकार की मूर्तियां प्राप्त हो रही है। मैंने दोबारा बोला, गुरु शिष्य, अभी मतलब एक टीचर और एक डिसिपल उनका शिष्य, भिक्षु भिक्षुणी, शिव पार्वती, बंदर, हाथी, मतलब जानवरों की प्रतिमा भी प्राप्त हो रही है। और एक क्या कहना चाहिए, पैर के रूप में, जोड़े के रूप में, जैसे भिक्षु भिक्षुणी, गुरु शिष्य, शिव पार्वती, ये भी मृण मूर्तियां प्राप्त आपको हो रही हैं। तो मृण मूर्तियों में याद रखना, मिट्टी की मूर्तियों में खिलौने तो प्राप्त हो ही रहे हैं, इसके अलावा टोटीदार घड़े, विभिन्न जानवर की आकृतियों वाले खिलौने, शिव पार्वती की प्रतिमा, मैं लिख देता हूं आपके सामने, भिक्षु भिक्षुणी की प्रतिमा, और इसके अलावा गुरु शिष्य की प्रतिमा। ये विशिष्ट प्रतिमाएं हैं। अच्छा, घंटाकार मृद पात्र भी यहां से आपको प्राप्त हो रहा है। भैया जब भरोसा नहीं कहां से प्रश्न टपका दिया जाए। इसके अलावा घुड़सवार की, मैं समझता हूं कि ये प्रतिमा तो अपने आप में अति विशिष्ट प्रतिमा है, क्योंकि इस तरह की प्रतिमा राजस्थान में तो कहीं आपको और नजर नहीं आ रही है। तो घुड़सवार की प्रतिमा का, मिट्टी की प्रतिमा का रंगमहल से पाया जाना अपने आप में एक अनोखी विशेषता, क्योंकि जितनी सभ्यता हमने अब तक पढ़ी वहां पर कहीं पर भी हमें, इवन भारत में भी बहुत मुश्किल से कोई रेयर घुड़सवार की प्रतिमा, मौर्य काल हमने पूरा देख लिया, गुप्त काल हमने पूरा देख लिया, हर्ष का हमने पूरा काल देख लिया, रंगमहल से आपको हो सकता है कि ये कुषाणकालीन ही मतलब ये शिल्प कला का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो, जो घुड़सवार यहाँ पर, अब आई एम नॉट श्योर घुड़सवार ने क्या बूट पहना हुआ है, लंबा कोट पहना हुआ है, क्योंकि कनिष्क के द्वारा प्रचलित ये रहन सहन की परंपराएं थी। यदि इस घुड़सवार ने बूट पहना हुआ है, ओवरकोट पहना हुआ है, तो निश्चित तौर पर ये कोई कुषाणकालीन योद्धा सवार रहा होगा। यहाँ से दीपक प्राप्त हुए हैं,
बर्तन के ढक्कन प्राप्त हुए हैं, यहाँ से आपको धूपदान प्राप्त हुए, मिट्टी के दीपक वगैरह। ये थी रंगमहल सभ्यता, जो कहने को छोटी सभ्यता है, लेकिन इसका मैंने बार बार जो आपको कहा, इसका यदि आप ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्व देखोगे तो ये विशिष्ट है, स्पेशली कुषाणकालीन सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, इंडो ग्रीक, जिसको गांधार मूर्ति शिल्प कहते हैं, उसका तो एक तरह से रंगमहल खजाना है, निधि है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से तमाम चीज़ें आपको, यहाँ से पुरातत्व, स्पेशली जो लुंड यूनिवर्सिटी स्वीडन से जो दल यहाँ पर आया था, डॉक्टर हेनारेड वगैरह, के रिस्कन वगैरह, उनको यहाँ से ये चीज़ें प्राप्त हुई है। उम्मीद है ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। नेक्स्ट सेशन के लिए